नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए वाकई काफ़ी जतन करने पड़ते हैं और कई बार जब सामाजिक सरोकारों की बातें होती हैं तो जिम्मेदारियां भी काफ़ी बढ़ जाती हैं और ख़ासकर उन लोगों की जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं जो उस समाज के लिए उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमाम जिम्मेदारियां, क्योंकि समाज में कहीं भी कोई ऊंच नीच हो या सभी को एक जाजम पर इकट्ठा करना हो, तमाम तरह की जो गतिविधियां होती हैं, जाहिर सी बात है कि उस समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को उनके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारियां पड़ती हैं। हाल ही में राजस्थान में एक गुर्जर समाज का एक बड़ा अधिवेशन होने वाला है। हालांकि पहले तारीख 31 अक्टूबर तय थी, लेकिन चूँकि त्योहारी मौका था और हिंदुस्तान के दूर दराज के लोग यहाँ पर आने वाले थे और यही वजह रही कि इस तारीख को कुछ आगे बढ़ाया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि जो तमाम एक बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर जो गुर्जर समाज का एक बड़ा अधिवेशन राजस्थान की राजधानी जयपुर में होने वाला है, आखिर क्या उसका मकसद है, किस तरह की तैयारियां हैं, कौन लोग इसमें हिस्सा लेंगे और आखिर उससे होगा क्या, उस अधिवेशन से, उस सम्मेलन से आखिर होगा क्या, उद्देश्य क्या है। आज इसी विषय पर बातचीत होगी और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बच्चू सिंह बैसला। आप अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो संगठन है इसके राष्ट्रीय महासचिव हैं और जाहिर सी बात है कि जब नेशनल जनरल सेक्रेटरी कोई भी व्यक्ति होता है तो जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो बैसला जी, किस तरह की अब इन जिम्मेदारियों को आप वहन कर रहे हैं और किस तरह से तैयारियां हैं और मकसद क्या है? अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय महासचिव संगठन होने के नाते, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव और भी हमारे पूरे देश के अंदर 4 राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव संगठन के नाते संगठन की सारी संरचना और रूपरेखा का काम प्रदीप भाई मुझे 2020 से इस संगठन में मिला है। और संगठन जो राष्ट्रीय महासचिव होता है वो पूरे देश में एक होता है, जिसको पूरे संगठन की संरचना भी करनी और संगठन के विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं हमारे, वो अधिवेशन को भी लेकर के हम इस लाइन पर पूरे देश में मुझे जाना पड़ता है और उसकी तैयारी और उसकी पूरी रचना करने का काम, कोऑर्डिनेशन का काम, संयोजन का काम, खासतौर से राष्ट्रीय महासचिव संगठन होने के नाते ये मेरे ऊपर विशेष रूप से इसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। इसी के साथ मैं जब से राष्ट्रीय संगठन महासचिव बना हूँ उसके बाद में हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर में हो चुका है और इंदौर के बाद अब अगला राष्ट्रीय अधिवेशन जैसा राजस्थान में हमारा पहले से विदित था कि 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर होना निश्चित था। लेकिन जब राष्ट्रीय कमेटी और सभी पदाधिकारियों से चर्चा हुई हमारी मीटिंग में, तो सब लोगों ने कहा कि दिवाली का त्यौहार है और बड़ा त्यौहार है, इसमें लोगों को पहुंचने में और एकदम त्यौहार के जस्ट बाद समय जो है कम रहता है, 2 दिन के बाद ही राष्ट्रीय अधिवेशन हो जाएगा तो लोगों को पहुंचने में दिक्कत होगी। तो इसलिए इसको फिलहाल के लिए केवल पोस्टपोन करके और अगली तारीख शीघ्र ही ऐलान करने का हमारे संगठन ने निर्णय लिया है जी। और उसमें अधिवेशन जो होना है उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक 15 राज्यों की हमारी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की जो प्रदेश इकाइयों का गठन हो रखा है, जिसमें महिला इकाई, युवा इकाई, IT, विधि इकाई, इस तरह से लगभग 5 इकाई हमारी संस्था के सचेतन कंसन में महासभा के तहत चल रही हैं। ठीक। इसका अगर मकसद जानना चाहे कि आखिर क्योंकि जब जब किसी भी समाज का कोई अधिवेशन, सम्मेलन, प्रोग्राम जब होता है तो उसके पीछे कोई मकसद होता है, यहाँ क्या है? देखिए, नेचुरल सी बात है, जब मकसद किसी भी समाज के संगठन का एक अधिवेशन होता है या कोई भी विषय होती है तो वो समाज चाहती है कि उस समाज का प्रतिनिधित्व, तो समाज की जो मुख्य मूलभूत मांगे हैं या समाज के विकास की और डेवलपमेंट की लाइन पर जो भी समाज के जो विषय होते हैं वो विषय उसके मेन एजेंडे के रूप में होते हैं। और जो एजेंडे हम अनवरत हमारे राष्ट्रीय अधिवेशनों में रखते हैं, जो प्रदेश की सरकार के विषय होते हैं उनको प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधियों के सामने, उनके मुखियाओं को हम इन्वाइट करते हैं, गेस्ट बनाते हैं कार्यक्रम में, उनके सामने रखते हैं। और जो
केंद्र के विषय हैं तो केंद्र का भी कोई प्रतिनिधि हम बुलाते हैं। दोनों दलों का, जिस दल की भी सरकार होती है, दोनों के प्रतिनिधि हम जनरल रूप से उनको गेस्ट बनाते हैं। तो उनके सामने केंद्र का विषय है जो केंद्र की सरकार के मौजूद समस्त में रखते हैं, और प्रदेश का विषय है उसको प्रदेश की सरकार के विषय में रखते हैं, और उनके संज्ञान में लाके उनकी पालना कराने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर बांधते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका सम्मान है, मान है, लेकिन हमारे समाज की जो मूल विषय है और समाज जिन चीज़ों से अवरुद्ध है, जो समाज के लिए होनी चाहिए, उनको करना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये हम उन लोगों को, राजनीतिक दलों के लोगों को बाउंड करके हमारे संगठन के अधिवेशन के माध्यम से उनको जताने का काम करते हैं। और अगर आप उसको, क्योंकि समाज कहता है अगर हमारे समाज का आप ध्यान रखोगे तो हम भी आपका ध्यान रखेंगे। राजनीति में, राजनीति का नियम है कि आप अगर हमारे इस समाज के जो विषय हैं, जो बात हैं, जो एजेंडे हैं, इनको जो भी पार्टी की सरकार है, चाहे प्रदेश की है, चाहे केंद्र की है, वो उसको भली भांति जब हमको जितना वो देगी, हम उसको उतना जरूर देने का काम वादा उनसे करते हैं, और उनके अनुरूप हम उनका जरूर पूरा भी करने का काम करते हैं। और जब आपने राजनीति की बात छेड़ी है तो क्या मानते हैं कि गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व, चाहे राजस्थान की राजनीति की बात करें या केंद्र की राजनीति की बात करें, और अक्सर ये भी होता है कि आरक्षण को लेकर भी कई बार बातें उठती है, तो कहाँ मानते हैं समाज को उस हिसाब से आप? प्रदीप भाई, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। गुर्जर समाज की जो मूल मांग थी वो एसटी के रूप में चालू हुई थी, और एसटी इसलिए मांगा था क्योंकि एसटी हिमाचल और जम्मू कश्मीर का गुर्जर एसटी आरक्षण प्राप्त है। हिंदुस्तान के अंदर 2 राज्यों में गुर्जर समाज एसटी में ही आता है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे हिमाचल की बात हो। तो मूल मांग हम एसटी को लेके लड़ाई चालू हुई थी राजस्थान में इस आंदोलन की, लेकिन सरकारों ने उसको इंटरिम रिलीफ के रूप में, अंतरिम राहत के रूप में एसबीसी और एमबीसी पर लाके खड़ा किया। ये सरकारों का काम था, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। एक ने उसका नाम एमबीसी रखा, एक ने उसका नाम एसबीसी रखा। केवल नाम बदलने का था। सरकार कांग्रेस की आई तो एसबीसी और बीजेपी आई तो एमबीसी। एमबीसी बोले तो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, एसबीसी बोले तो स्पेशल बैकवर्ड कास्ट। मतलब दोनों का एक ही था, और 1% ही आरक्षण था, क्योंकि 49 का हवाला देते 50% में 1% माइनस होता है, तो एक तो कंफर्म हो गया था, और 4% को हाईकोर्ट में रोक लगवा दी गई थी। वो सब सरकार के सबको नोटिस था। लेकिन हमारे लोगों ने संघर्ष किया और अपनी बात को पूरा करने के लिए कि 49 में 1% तो हमारा है ही है, लेकिन इसके साथ में दूसरा कि जो 4% का बैकलॉग है उसको सरकार अपनी इच्छा शक्ति पर अपने राज्य में तो कम से कम सरकारी भर्तियों में हमको दे सकती है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति है। सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है उनके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद इतना पिछड़ापन, बैकवर्डनेस मेरी कम्युनिटी में था कि उसको फुलफिल करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। और मुझे ये आज से नहीं, राजस्थान के आरक्षण की जब से पटकथा लिखना चालू हुआ था तब से इसमें मुझे समझ लो इसकी प्रेस रिलीज मेरे हाथ से तय होती थी। ये भी मेरा सौभाग्य है। जब से ये आरक्षण संघर्ष समिति बनी, और उससे पहले जब मैं, कर्नल साहब भी जब संघर्ष समिति के मुखिया बने, तो उनकी प्रेस रिलीज बच्चू सिंह बैसला लिखता था। ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं। जहां से उन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत करी, हम महासभा में काम करते करते उनको संघर्ष समिति का महासभा ने कमान दी। महासभा ने ही उनको इस बॉडी का प्रेसिडेंट, मुखिया बनाया, और उसके साथ कि ये इस गुर्जर आरक्षण आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगे सिर्फ, उस लाइन पर हम लोग उनका सपोर्ट करते आए थे। हमेशा उनका सपोर्ट किया संघर्ष समिति का, क्योंकि दिस इज परमानेंट बॉडी ऑफ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति टेम्परेरी बॉडी। टेम्परेरी बॉडी बोले तो जस्ट ऑफ ओनली फॉर डिमांड और एजिटेशन, आंदोलन, आरक्षण, अदर देन जो भी कोई ज्वलंत मुद्दा है उस विषय के आरक्षण के लिए। तो इन व्यवस्थाओं के लिए आज राजनीति में भी हम देखते हैं। तो प्रदीप भाई, ये बात बड़ा विषय सोचने का है कि भारत की सरकार में जिस कौम के लिए उसके इतिहास को कोई भी भारत की बड़े से बड़े देश की लोकसभा में जब 370 जब प्रस्ताव लाए भारत के सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जब बोल रहे थे, तो दहाड़ दहाड़ के उन्होंने ये शब्द कहे थे
कि अगर धारा 370 हमने जम्मू कश्मीर में सरवाइव किया है तो सिर्फ और सिर्फ गुजर बकरवाल के बगैर वो सरवाइव हम नहीं कर सकते थे। आज उसको हमने सरवाइव करने में किसी का सहयोग अगर जम्मू कश्मीर में किसी कम्युनिटी का मिला है तो उस कम्युनिटी का नाम सिंगल वन गुर्जर कम्युनिटी है, जिसने वहां पर जो अपने देश विरोधी लोग थे, जो देश के खिलाफ थे, उन लोगों का खुल के मुकाबला अगर पैरेलल में 50% में किसी कम्युनिटी ने किया तो केवल और केवल गुजर बकरवाल ने किया, गुजर मुसलमान ने किया। वो गुर्जर कम्युनिटी से आते थे, वो हमारे जैसे गोत्र, खटाना, बैसला, कसाना सारे सेम कल्चर के लोग, क्योंकि वहां मजहब है इसलिए उन्होंने गुर्जर मुसलमान के तौर पर भी जाना जाता है। जिस तरह पंजाब में पंजाबियत होती है, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत होती है, उस राज्य के हिसाब से उन लोगों ने अपने आप को ढाला, अदर देन वो गुर्जर कम्युनिटी के थे। और उस बात को हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा स्पष्ट रूप से कि गुजर बकरवाल नहीं होते तो हम धारा 370 को लागू नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो। लेकिन प्रदीप भाई, कभी भी बंदूक की नोक पे कोई कानून नहीं बनाए जाते जब तक लोकल आवाम उसमें साथ नहीं देता है, सहयोग नहीं करता है। तो लोकल आवाम के रूप में गुजर ही खड़ा था वहां। लेकिन मेरा कौम का दुर्भाग्य है कि भारत की सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का पद मेरे समाज पर नहीं है। एक मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर, वो भी राज्य मंत्री के रूप में है, ना कि कैबिनेट के मंत्री हैं। ये बड़ा सोचने का विषय है। यानी राजनीति में समाज को कोई तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी है। उस विषय को भी हमें इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण से इसमें फोकस हमारा रहेगा और उनके प्रतिनिधि आएंगे, उनके सामने इस बात को मजबूती से रखा जाएगा कि क्या हमारी कौम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक 15 करोड़ की आबादी है, क्या उनके प्रतिनिधित्व के लिए, इस कम्युनिटी के प्रतिनिधित्व के लिए भारत की सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का पद भी हमारा हक नहीं बनता है? क्योंकि राज्य मंत्री कभी भी सरकारों में होते हैं, कोई भी कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री ही बैठता है। इस देश में जब कानून और नियम बनते हैं तो उसमें हमारा भी एक व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में होना चाहिए। लेकिन अब जब आप केंद्र की बात करते हैं तो आप कह रहे हैं कि केंद्र में प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन दो चीजें हैं यहाँ पर, दो सवाल है। एक तो ये कि जब अधिवेशन और राजस्थान की राजधानी जयपुर और जब ये तमाम जब चीजें हैं तो जाहिर सी बात है कि क्या इस अधिवेशन का मकसद कि अब अगले साल राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, पहला। दूसरा कि केंद्र में कह रहे हैं कि आप प्रतिनिधित्व नहीं है, जो कैबिनेट मंत्री के दर्जा मिलना चाहिए। क्या राजस्थान में अगर उसी दृष्टिकोण से हम देखें तो? राजस्थान में अगर उस दृष्टिकोण से देखें, राजस्थान का विषय में भी जो एक तरह से किसी होना चाहिए था वो बिल्कुल पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तवज्जो नहीं। एक तरह से मैं तो ये कहूँगा सीधा सीधा कि गुर्जर समाज को छलने का काम किया है राजस्थान में। तो गुर्जर समाज को छलने का काम किया है, उनके साथ एक बहुत बड़ा छल हुआ है कि उनको जो है दिखा करके कि भाई ये आपका आदमी ये बनने जा रहा है, आपकी पूरी कम्युनिटी इसको ये कर दो। बीजेपी के 8 क्या, बीजेपी के जितने 8 से 10 विधायक थे, सुपड़ा साफ कर दिया गुर्जर समाज ने, एक पार्टी का विधायक नहीं जीतने दिया उस व्यक्ति को, क्योंकि प्रदेश में उन्होंने वो चेहरा दिखा करके वोट मांगा था। और ये गुर्जर समाज के साथ छल हुआ है, जिसको गुर्जर समाज का गांव दूर दराज ढाणी में बैठा हुआ बच्चा इस बात से भली भांति परिचित है, इस बात को बड़ा देख रहा है कि हमारे साथ कितना बड़ा छल किया है। ये विषय भी आपके साथ है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अधिवेशन के आगे आने वाले 2023 में चुनाव है, 2024 में लोकसभा है, 101% हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन टारगेट फॉर 2023 एंड टारगेट फॉर 2024 के मिशन को देखते हुए, केंद्र में 2024 की सरकार के देखते हुए कि वो हमारे लिए क्या सोचती है और 2023 में राजस्थान के बारे में राजस्थान की सरकार क्या सोचती है, ये दोनों विषय हमारे लिए बहुत अहम होंगे इसमें। और राजस्थान में एक ऐतिहासिक पर भव्य अधिवेशन होने जा रहा है, जिस अधिवेशन में ऐसा महा अधिवेशन उसका नाम दिया है कि अब तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा अधिवेशन कम से कम मेरे राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनने के बाद नहीं हुआ और शायद देश में पहले भी कोई राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हुआ होगा। ऐसा अधिवेशन हम इस राजस्थान की धरा पर करने जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर कहानी ये कि समाज हित और राजनीति से जुड़ाव, बिल्कुल। जो राजनीति में ना केंद्र ने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मौका दिया, बिल्कुल, और ना ही आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में छलावा हुआ। बिल्कुल, राजस्थान में तो हमारे साथ सीधा सीधा छलावा हुआ है, बट केंद्र में भी जो हमें तवज्जो मिलना चाहिए वो हमको तवज्जो नहीं दी है। कि भारत के इतिहास में एक आज़ादी के बाद जिस समाज का आज तक नहीं बना कैबिनेट मंत्री, एक आज की बात नहीं है, ये जब से सरकारें चल रही है आज तक भारत सरकार में गुर्जर समाज से कोई व्यक्ति कैबिनेट मंत्री नहीं बना। ये सोचने का विषय है।
ये सोचने का विषय है। इसको सोचने के लिए महासभा इस काम को पूरा अमली जामा पहनाने का काम करेगी और अपने कौम को जगाने के लिए राजस्थान की धरती में अधिवेशन तो होगा ही होगा, और उसी दिन उसी मंच से राजस्थान में एक जो है राजनीतिक चेतना यात्रा के रूप में भी महासभा चलाने जा रही है, जिसकी घोषणा भी उसी अधिवेशन के मंच से करेंगे। और उस रथ यात्रा का एक ही मकसद होगा कि राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से मैसेज देंगे और हिंदुस्तान के राज्यों में मैसेज जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के राज्य के भी उस रथ यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे और पूरी राष्ट्रीय कमेटी शामिल होगी। उसमें ये मैसेज देंगे कि जिन पर दलों ने हमारे समाज को आज तक हमारी अनदेखी कर रहे हैं या हमको प्रॉपर जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं दिया है, उनको हमें सबक सिखाने का निर्णय भी हमारे एक एजेंडे का मेन बिंदु रहेगा। तो बिल्कुल देखिए, कुल मिलाकर जो यहाँ कहानी बिल्कुल साफ है कि जो ये महाअधिवेशन, गुर्जर समाज का जो महाअधिवेशन आने वाले दिनों में राजस्थान की राजधानी जयपुर में होने वाला है, इसका मुख्य मकसद यही है कि सियासत में जो छलावा होता है समाज के साथ, या सियासत में जो कुर्सी या जो पद या जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए वो नहीं दी जाती, और सीधा आरोप ये कि सरकारें बन जाती है, लेकिन इस समाज के साथ, इस जाति के लोगों के साथ जो छलावा होता है वो अब सहन नहीं होगा। बिल्कुल यही चीजें हैं, यही मकसद है आपका। बिल्कुल यही मकसद है। हालांकि सामाजिक सरोकार के और भी समाज की जो मांगे होती हैं, बहुत सारे विषय हैं समाज सुधार के, वो विषय भी हम करते रहते हैं। सामाजिक सरोकार हैं, जैसे अभी हमने राजस्थान में सामूहिक विवाह भी इकाई बनाई है, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की सामूहिक विवाह इकाई बनाई है, जिसका 25 दिसंबर को हमारा जो है यहाँ पे परिचय सम्मेलन हो रहा है राजपूत सभा भवन में 5 बत्ती अजमेरी गेट पर, और 26 जनवरी को हमने दशहरा मैदान में आदर्श नगर में उसका सामूहिक विवाह का भी आयोजन रखा है, जिसमें मात्र वर-वधू दोनों पक्ष के लोगों से मात्र 5100 रुपये की रसीद में उनकी शादी करेंगे, और उनकी शादी और उनके शादी के घर को चलाने के लिए जो जीवन की चलाने की जो भी मूलभूत सामान की व्यवस्था होती है, वो समाज के भामाशाह और समाज की संस्था के लोग मिलकर के उनका भव्य तरीके से उनकी शादी समारोह कराने का भी काम महासभा ने अपने हाथ में लिया है जयपुर में। तो बिल्कुल देखना होगा कि अब इस अधिवेशन के बाद क्या वाकई केंद्र की सरकारें और राज्यों की सरकारें, क्योंकि केवल एक ही राज्य से मतलब नहीं, राजस्थान से मतलब नहीं, बल्कि तमाम राज्यों की सरकारों से चुनाव भी आ रहा है सामने, चुनाव भी दूसरे राज्यों में, तो ये पूरा एक उनमें भी असर पड़ेगा, इस बात मसला रहेगा और ये दृष्टिकोण रहेगा कि आने वाले वक्त में सरकारें कितनी तवज्जो देती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी समाज एकजुट होता है तो राजनीति में उलटफेर में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। हमने थोड़ा सा एक विषय आप और लूँगा, इस विषय में ऑलरेडी हमने केंद्र की सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, एंड संगठन महामंत्री जो होते हैं BL संतोष जी, जो नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट होते हैं, उन सबको ये लेटर लिख के अवगत भी कराया है कि जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन आ रहा है, हिमाचल में अभी इलेक्शन की डेट घोषणा हो चुकी है, वहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, और आने वाला गुजरात में भी चुनाव हो रहा है। गुजरात का मैं अभी दौरा करके आया हूँ 5 दिन का। गुजरात में पूरा लेवा पाटीदार जो समाज है वो कंप्लीट गुर्जर समाज है, जिसको कभी वो लोग सोचते हैं कि शायद वो गुर्जर लिखते नहीं है तो ऐसा लगता है कि गुर्जर नहीं है, जबकि लेवा पाटीदार कंप्लीट इज गुर्जर। और गुजरात में सबसे बड़ी, गुजरात प्रदेश का नाम ही गुजरात रहा, जो गुर्जर से शुरू हुआ था, वो गुजरात ही सबसे बड़ा गुर्जरों का उत्पत्ति का स्थान बताते हैं, जो हमारे पूर्वज भी बेसब आदमी ने कहा कि गुजरात से ही हमारी उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए उसको गुर्जर प्रदेश और गुजरात से ही गुजरात बना था। और वहां पर लेवा पाटीदार है। मैं अभी संगठन का काम करके आया हूं, अभी गांधीनगर से मैं गुजरात का यूथ का कार्यकारी अध्यक्ष गौरांग पटेल को बनाया हूं। हार्दिक पटेल का भी आपने बड़ा नाम सुना होगा, जो लेवा पाटीदार ही होते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन किया था आरक्षण के लिए गुजरात में। वो सारे लोग हमारी कमेटी के पदाधिकारी होने जा रहे हैं, और गुजरात उत्तर गुजरात का पूरा यूथ का प्रेसिडेंट अभी मैं रिसेंटली बना के आया हूँ 2 दिन पहले। तो पूरा गुजरात की कमेटी भी इसमें शामिल होने वाली है। गुजरात के, जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उनके कैबिनेट में एज ए राज्य मंत्री थे गोवर्धन भाई झड़पिया, गृह मंत्री राज्य मंत्री गुजरात। वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो गुजरात से ही आते हैं और वहाँ पर एक बड़ा अपना महत्व रखते हैं वो। और हमारे जीवाजी भाई पटेल हैं, जो पूर्व सांसद महसाणा है, और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो अभी खनिज बोर्ड के सरकार में
मंत्री बना रखा है गुजरात सरकार में प्रेजेंट में उनको, वो सब लोगों से मेरा मंथन हुआ है और राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी जोर शोर से प्रत्येक राज्य के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी पूरी इस तैयारी में अभियान में लगे हुए हैं और मैं भी उसके साथ में पूरा अहम योगदान देते सारे संगठन को गणना को कोऑर्डिनेशन करते हुए उनको सबको बोला है कि अगले राष्ट्रीय अधिवेशन में सबको आना है और सबको करके एक आवाज में बात बोलनी है और जो दल हमारा ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा, हमारी कौम का ध्यान रखेगा, समाज भी उसी दल का ध्यान रखेगा। ये बात हमको एक मूल और एक स्वर में हमको राजस्थान की धरती से आवाज पहुंचानी है इस अधिवेशन का मुख्य। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेसरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई समाज जो भी मांग रख रहा है या जो अधिवेशन होने वाला है, जो महासम्मेलन होने वाला है, देखना ये होगा कि सियासत तौर पर वाकई कितना ध्यान रखा जाता है और अगर नहीं होता है तो फिर आगे की कहानी क्या होती है। नमस्कार।